हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग अपना वेक्टर जो टॉपिक था उसको खत्म किए थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। उसका लेक्चर नंबर 1 है। और ध्यान रखिएगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये वाला सेक्शन, बेसिक मैथ वाला सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सो एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है आपको, क्लासेस मिस नहीं करने हैं इसके, वरना आपको आगे पूरे 11th और पूरे 12th के सेक्शन में आपको हमेशा दिक्कत होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा वाला सेक्शन उठा रहे हैं और पहला बात करेंगे हम लोग इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। राइट, चलिए तो देखिए ध्यान से, आप बताइए हमको, अगर कोई भी पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और कहते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है उसको इक्वल टू अगर 0 कर दिया, फिर किसी भी कांस्टेंट से या फिर किसी भी लीनियर से, कोई भी वेरिएबल से इक्वेट कर दो या फिर किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर दो, तो ये कहलाने लगता है क्या चीज? क्वाड्रेटिक क्या चीज? इक्वेशन। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आपको मालूम है ये जो क्वाड्रेटिक है, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज होते हैं, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। पता है आपको ये बात है ना, कि जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसके जो जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इससे क्या होंगे? जीरो। याद रखिएगा, पॉलिनोमियल का हमेशा जीरोज होता है, इक्वेशन का रूट होता है। हमेशा वर्ड्स पर डिफरेंशिएट रखिएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो इसके जो जीरोज होते हैं वो कौन से होते हैं? इसके जीरो जो होते हैं वो होते हैं x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। मतलब आप कहते हैं रूट डी डिवाइड बाई 2a, और दूसरा होता है x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। ये जीरो है। जीरो मतलब x के इस वैल्यू को और x के इस वैल्यू को यहाँ डालोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। एट x इक्वल टू इतना, एट x इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, y क्या आता है? 0 आता है। इसलिए इन दोनों नंबर्स को क्या कहता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज। और आपको पता है जो आपका d है वो d क्या है? d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और उसका वैल्यू निकाला जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac करने से। ठीक, अब d के भी बहुत सारे कंडीशन है। अगर मान लिया आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं क्या चीज? d ग्रेटर देन 0 है तो आप कहते हैं कि इसके जो जीरोज होंगे वो रियल होंगे, या फिर इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे। बात सही है। इसमें भी जो रूट आता है, इसके जो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जो रूट्स होगा x1 इक्वल टू कितना? माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a सॉरी, और दूसरा रूट कौन सा होगा? माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होता है। 2 रूट होते हैं किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब 2 जीरो होते हैं किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उसी तरह से इसमें भी क्या चीज? इसमें भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है जब x बराबर इतना और इतना रखा होता है तो। ठीक, इसमें भी आपके d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह से d ग्रेटर देन 0, यहाँ भी d ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 तो हम कहते हैं इसके जो जीरोज हैं किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे? रियल एंड बोलिए डिस्टिंक्ट होते थे। बस ये सब रिवीजन चल रहा है आपका, और कुछ नहीं। उसी तरह से यहाँ d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है? जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? यस, रियल होंगे। अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, उसी तरह से अगर यहाँ पर d इक्वल टू 0 हो जाता तो हम कहते हैं कि जो जीरोज है इक्वल है एंड क्या है? रियल है। अंडरस्टैंडिंग? और यहां पर अगर d लेस देन 0 हो जाए तो हम कहते हैं इसके जो जीरोज हैं, जीरोज जो होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इस तरह से हम लोग पढ़े हुए हैं, बेसिक बात है ना। उसी तरह से इसमें क्या पढ़े हुए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े हैं कि अगर आपका d इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स क्या जाते हैं? इक्वल एंड रियल तो होंगे ही। और यहां पर अगर d लेस देन 0 हो जाए, मतलब d लेस देन 0 का मतलब हो गया b स्क्वायर इज लेस देन क्या आ गया? 4ac। यहाँ पर d ग्रेटर देन मतलब क्या हो गया? b स्क्वायर ग्रेटर देन क्या रहेगा?
4ac, यहाँ क्या रहेगा b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये सब बेसिक बात आप जानते हैं, है ना, बस ये उसका रिवीजन है। अगर ऐसा हुआ तो हम कहते हैं रूट्स आर क्या, इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको ये बात पता है। चलिए, तो ये बेसिक बातें हैं। अच्छा, अब आता है ग्राफ के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा चीज इसका ग्राफ याद रखना है, क्योंकि आपको क्वालिटी के ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिजिक्स में बहुत बार आपको मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, आपको क्या है कि अगर पॉलिनोमियल ऐसा है, इसे ग्राफ बनाने के लिए मिले, तो आप क्या कहते हैं, अगर इसका जो ये a है, इसको कहते हैं बाबू लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहता है? लीडिंग कोफिशिएंट। अगर ये a ग्रेटर देन 0 है, समझ में आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होता है। कैसा होता है? पैराबोला। और लीडिंग कोफिशिएंट बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव है, तो जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा। यस, पॉइंट। इसका ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? पैराबोलिक होता है। लीनियर इक्वेशन होगा तो ग्राफ क्या होता है जानते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो क्वाड्रेटिक होगा तो क्या होगा ग्राफ उसका? पैराबोला। और क्या रहा है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा? इस तरह का। या फिर हो सकता है ये पैराबोला ऐसा हो, देखिए तो चांसेस हैं ये पैराबोला ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर पूरा इधर ही हो सकता है। डिफरेंट सिचुएशंस में आप जानते हैं ना। साथ में अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो आपके टू जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, और दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे। यानी जो पैराबोला होगा वो डेफिनेटली एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। बात सही है? a ग्रेटर देन 0 का मतलब अपवर्ड के ऊपर की तरफ मुंह खोले हुआ है, ठीक, और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका d पक्का बड़ा है 0 से। सही। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये सिर्फ एक्सिस को टच कर रहा है, इन दैट केस आपको पता है ये d इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, तभी ये सिर्फ एक्सिस को क्या करता है? टच करता है। और किसी पैराबोला जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, और उसका d नेगेटिव है, तो ये ना तो कट करता है ना टच करता है, पैराबोला पूरा हवा में रहता है। ये कब होगा? d लेस देन 0 पर। ठीक है, ये ग्राफ है आपका किसका? पैराबोला का। उसी तरह से अगर a नेगेटिव हो जाए तो जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब होता है पैराबोला का मुंह ऊपर ऐसे नहीं खुला हुआ होगा, नीचे की तरफ खुला हुआ होगा। कैसा? ध्यान दीजिए, इस तरह से, इस तरह से नीचे वाला। अब चूंकि ये पैराबोला 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो डेफिनेटली इसका d क्या है? ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट 2 जगह पर अलग अलग कट कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? जहां पर y का वैल्यू क्या हो गया है? 0 हो गया, तो ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? और 2 डिस्टिंक्ट जीरोज हैं, मतलब d ग्रेटर देन रहा होगा तब तो डिस्टिंक्ट जीरोज आए हैं। राइट आंसर है ना? दोनों पॉइंट अलग अलग है यहाँ पर। उसी तरह से अगर मान लीजिए पैराबोला इस तरह से टच कर रहा है इसको, इस तरह से, तो डाउनवर्ड है, a लेस देन 0 मतलब डाउनवर्ड है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, और डाउनवर्ड है और ये टच कर रहा है, इसका मतलब d इक्वल टू क्या है? इसका 0 है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये पूरा एकदम पाताल लोक में है, ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, इसका मतलब इसका d क्या है? लेस देन 0 है, और a क्या है? तो a तो लेस देन 0 है ही, तब तो ये डाउनवर्ड है ना। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या कहलाता है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और आपको मालूम है जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -d/2a, -d/4a। ये किसका कोऑर्डिनेट होता है? इस वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है x² + 5x + 6, ठीक है, तो आपसे पूछा ये कैसा पैराबोला होगा, तो आप देख के बताइए इसका जो a है पॉजिटिव है। अगर इसका a पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा? अपवर्ड वाला पैराबोला होगा। अभी जगह नहीं है, आप इसको एक बार नोट करो, ठीक। उसके बाद हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी।
चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बस आपके रिवीजन के लिए। मान लीजिए कह रहा है पॉलिनोमियल दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 ऐसा करके, ठीक है। चलिए आपसे कहा इसका पूरा फुल पोस्टमार्टम करके दिखाइए, ठीक है। आप क्या करिएगा बताइए। आप इधर सबसे पहले जीरो पता लगाइएगा कि y के वैल्यू जीरो कहां पर होगा। तो आप जब इसका फैक्टर करोगे y इक्वल टू, तो आपको दिखाई देगा ये है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो आप जानना चाहते हैं y का वैल्यू जीरो कब होगा, तो आप इसको इक्वल टू जीरो कर दो। तो यहां से आपको मालूम चलेगा x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2, यानी x के ये दो वैल्यू है ना। आप चाहते तो वो वाला फॉर्मूला से निकाल सकते थे। x1 कैसे, -b प्लस रूट अंडर यस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, श्रीधराचार्य इक्वेशन था ना, उससे सेम टू सेम आंसर आएगा। देखिए -b का मतलब कितना हुआ, -5 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब यहाँ 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है इसका, ए है 1 इंटू सी कितना है इसका 6, तो इतना जो है 24, 4 से 24 आ गया, डिवाइड बाई 2 इंटू ए तो आपका 1 है ना। चलिए बताइए, सो ये इसका जब रूट निकालिएगा तो इसका रूट आएगा 1, ये आ गया -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया -4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया -2, आया ना -2। और एक बार माइनस लेके बनाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये -6 डिवाइड बाई 2 मतलब -3 आ जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि जो काम आप यहाँ से कर सकते हो वही काम आप इस वाले फॉर्मूला से कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनिएगा, ये दो जीरो जाएगा, इसका मतलब है कि आप जब इसे ग्राफ बनाओगे पैराबोला, तो सबसे पहला बात इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा, बात सही है। दूसरा बात, ये दोनों बिंदु नेगेटिव एक्सिस के साइड होना चाहिए, -3 पर और -2 पर, तो डेफिनेटली जो y एक्सिस पास कर रहा होगा वो निश्चित ही कहीं यहां से पास कर रहा होगा, ये पैराबोला इस y से कट कर रहा होगा, इस तरह से ऐसा ही होगा। और दो पॉइंट हमने क्यों मार्क किया है, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट डिस्टिंक्ट आपके क्या आ रहे हैं, जीरो जा रहे हैं, तो यहां पर मार्किंग में जो क्या होगा बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। ये कौन सा बिंदु है, तो आप कहोगे सर ये x इक्वल टू -3 है, और ये कौन सा बिंदु है, तो x इक्वल टू -2 है। आपसे कोई कहे कि सर बताइए इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा -b/2a कॉमा यस -d/4a। इसका -b/2a कितना आ रहा है चेक करो जरा, तो -b/2a होगा -5 डिवाइड बाई 2, ये सब नो, तो ये आ जाएगा कितना -5/2। उसी तरह से इसका d कितना आ रहा था, अभी d निकाला था 1 आ रहा था ना d, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4। अरे भैया d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो ये 25 और -24, कितना आ गया 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, तो -d/4 करोगे, a कितना है इसका, a तो इसका 1 ही है, तो -d डिवाइड बाई 4 इंटू 1 -1/4 आ गया, है ना। तो इस तरह से आप इसे कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हो। अब सुनना बात जरा ध्यान से, ये जो वर्टेक्स वाला जो पॉइंट होता है ना, ये ठीक है ना, इसके और इसके ठीक बीचों बीच का पॉइंट होता है ये वाला चीज। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है, उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका ठीक क्या होता है, आधा वाला पॉइंट होता है। और ये जो लाइन है जो इसको बिल्कुल जिसके अबाउट ये पैराबोला सिमेट्रिक है, तो कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला। छोटी वो सब बात आप 10th क्लास में सीख लिए होंगे बेसिक, अभी बस आपका रिवीजन चल रहा है, जिसका जरूरत पड़ने वाला हम आपको वो चीज बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से मान लीजिए आपसे कोई कहे कि एक पैराबोला हम दे रखे हैं आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 4, कहता है इसका बताइए क्या होगा कहानी, ठीक है। तो आप बताइए, यहां से आप या तो श्रीधराचार्य निकाल लगा करके आप जीरोज निकाल लो, राइट, या फिर आप इसके फैक्टर बना लो। कितना होगा फैक्टर, ये x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 सही। आपको पता लगाना ये जीरो कब होता है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 कर दिए जानबूझकर, ताकि पता चले कि y बराबर 0 कब कब होता है। तो आपको मालूम चलेगा x इक्वल टू -2 पर y क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू जो -2 है
2 बार -2 आएगा ना, वहां पर पोलिनोमियल ये पोलिनोमियल क्या बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। मतलब x इक्वल टू -2 इज कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। और जब ग्राफ बनाएंगे आप तो देखिए ग्राफ तो निश्चित ही आप इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो निश्चित क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, दूसरा बात ये y एक्सिस को देखिए इसके दोनों ही रूट क्या है, -2 दोनों ही रूट क्या है इसके, -2। अब इसका d निकाल के चेक करो, पक्का इक्वल टू 0 होगा। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। देखो तो b स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 × 16 माइनस 4, a कितना है इसका, a है 1 इंटू c कितना है, c है 4। देखो तो इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके रूट्स इक्वल है कि नहीं है। यहाँ से भी -2 आया और यहाँ से भी x इक्वल टू कितना है, -2 है। दोनों एकदम सेम टू सेम आपके 0 जा रहे हैं। यस, हम क्या बताए थे कि d इक्वल टू 0 होगा तो जीरोस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उस केस में कभी भी पैराबोला जो होगा वो 2 पॉइंट पर कट नहीं करेगा, क्योंकि कट करेगा अगर तो उसके 2 डिस्टिंक्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसको सेम रखना है, मतलब ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर होना चाहिए। इसका मतलब श्योरली जो पैराबोला होगा वो निश्चित ही एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा होगा। इसीलिए तो आपको 2 अलग अलग बिंदु नहीं मिला है, सेम टू एक ही बिंदु मिला है। इसका मतलब अगर पैराबोला निश्चित ही क्या करेगा, टच करके निकलेगा, कट करके नहीं निकलेगा। जब भी d इक्वल टू 0 होगा पैराबोला क्या करता है, एक्सिस को टच करता है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, और ये कितना पॉइंट है, कहाँ टच करने वाला है, x इक्वल टू -2 पर टच करने वाला है। यहाँ देखिए वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट सेम टू सेम हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या रहेगा इसका, 0। अंडरस्टैंडिंग। उस तरह से मान लीजिए आपको कोई दूसरा पॉलिनोमियल दे, यहाँ पर इधर देखिएगा y इज इक्वल टू दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ऐसा दे दिया हमने। ठीक है, अब कहते हैं सर ग्राफ बनाओ। तो आप देखो जरा इसका जो d है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, अब चेक करोगे तो वो नेगेटिव, निश्चित ही नेगेटिव होने वाला है। कैसे, b स्क्वायर मतलब कितना, 4 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 4। देखो तो ये 4 माइनस 16 आ रहे हैं, मतलब -12 आ रहे हैं, लेस देन 0 है। d लेस देन 0 है, इसका मतलब है इसका कोई भी रियल जीरोज नहीं होगा। मतलब कभी भी ग्राफ रियल एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि जहां कट करता है वही आपका क्या होता है, जीरोज होता है। तो रियल जीरोज है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि पैराबोला कभी भी रियल एक्सिस को कट नहीं करेगा, ना टच करेगा। बात सही। तो कैसा होगा वो पैराबोला या तो पूरा एक्सिस के ऊपर होगा आकाश लोक में, नहीं तो पूरा पाताल लोक में। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। आप देखिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड होगा और कभी भी इसको कट नहीं करेगा। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैराबोला y एक्सिस की इस साइड लाई करेगा, y एक्सिस को उस साइड लाई करेगा। अपवर्ड ये तो ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। तो आप इसे क्या करो, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को चेक कर लो। अगर इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है मतलब ये उस साइड होगा, राइट। अगर इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मतलब y एक्सिस के इस साइड होगा। यस और नो। चलिए चेक करते हैं एक बार, बताइए। तो लीडिंग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है -b बाई कितना, 2a। माइनस b कितना है इसका, -2 डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना है इसका, a 1 है ना, ये आ रहा है -1। तो -1 है, इसका मतलब है डेफिनेटली ये वर्टेक्स इसका x एक्सिस नेगेटिव साइड में, मतलब पक्का ये पैराबोला किस साइड होगा, ये उस साइड होगा। इस साइड का पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये पॉइंट कितना होने वाला है, इसका ये वाला पॉइंट होगा x इक्वल टू -1 के सामने, हाँ कि ना। उस तरह से ये कितना गैप पर होगा, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा निकाल सकते हैं। तो वो होता है -d बाई कितना, 4a। तो d कितना है, -12, तो माइनस ऑफ -12 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, ये आ रहा है 12/4, मतलब कितना आ गया 3। मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 3। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। मतलब पॉइंट कौन सा हुआ, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया -1,3। तो पैराबोला ऊपर है, 3 मतलब ऊपर उठा हुआ है एक्स एक्सिस से, और -1 मतलब उस साइड है। तो इस तरह से आप पैराबोला क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द अबाउट द पैराबोला, है ना। आप इसमें और भी आपको ग्राफ मिलते रहेंगे, जैसे तो ग्राफ मिलता रहेगा हम आपको सिखाते रहेंगे कैसे कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, कभी कभी आपको इस पॉइंट को भी निकालने का मौका मिल सकता है। तो ये पॉइंट पूछा है कौन सा है बताइए। तो आप बताइए यहाँ पर क्या है, x 0 है, तो आप इसमें x को 0 रख दो। x को 0 रखोगे तो ये पूरा 0, तो y को कितना आ गया 6। ये पॉइंट क्या हो जाएगा,
6 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछते हैं कि सर फिजिक्स में इसका क्या उपयोग होगा। अब देखो जरा ध्यान से, आपको फॉर्मूला पता है, एक होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई कहे जरा आप एस टी ग्राफ ड्रॉ करो, तो डेफिनेटली ये y है और ये एक्स के जैसा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो निश्चित ही पैराबोलिक होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसका अगर एक्सेलरेशन मतलब टी स्क्वायर का जो आगे वाला है वो कहते हैं वो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो डेफिनेटली ये जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला की जैसा होगा, और अगर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब यही ग्राफ कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला के जैसा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आपको बहुत बार फिजिक्स में ये सब चीज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने पैराबोला वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवीजन करके रखना है। आपको 10th क्लास का बुक उठाना है, ठीक, पॉलिनोमियल चैप्टर खोलना है ना, और उसमें जितने भी पैराबोला के बारे में जो कंसेप्ट रखे हैं उसको एक बार याद कर जाना है, देख लेना है। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दी पैराबोला। आप इसको नोट करो, फिर हम अगला कंसेप्ट देखते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो फिजिक्स में इस्तेमाल होगा क्वालिटी को लेकर के। ध्यान दीजिए, आपके पास जो भी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे इक्वल टू क्या थी, यूटी प्लस 1/2 इंटू एटी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है, तो डेफिनेटली ये पैराबोलिक होगा, है ना। अच्छा सुनिएगा, अगर हम कहें कि u आपका पॉजिटिव है, पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, a का वैल्यू कितना है आपका नेगेटिव, तो डेफिनेटली आपका पहले स्पीड घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब आप रिटार्ड कर रहे हैं, तो रिटार्डेशन में क्या होगा, स्पीड घटते 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 किसी मैक्सिमम पॉइंट तक जाइएगा और फिर इधर रिटर्न होने जाइएगा। आपसे कोई क्या है कि बताइए इस जीरो से मैक्सिमम आप कितना डिस्प्लेस हो पाए हैं। ठीक है, तो आप सोच के देखो, ये जो डेफिनेटली ग्राफ होने वाला है, अगर एस और टी के बीच ग्राफ बनाइए आप, एस और टी के बीच ग्राफ बनाइए, तो आप समझिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू सम कोफिशिएंट इनटू टी स्क्वायर प्लस यू इनटू टी प्लस 0। ठीक है, तो ऐसे ऐसा लग रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू, यस, तो डेफिनेटली से ग्राफ जो होगा वो निश्चित ही डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए पैराबोला इधर भी है लेकिन हम इधर ड्रॉ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव साइड में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपसे कोई पूछे कि बताइए इधर चल रहा था मैक्सिमम यहां तक गया और यहां से यू टर्न मारा, इस तरह से डेफिनेटली मारेगा, है ना। आप पॉजिटिव जा रहे हैं और साथ में रिटार्डेशन हुआ मतलब आपका स्पीड घटते 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 टाइम 0 होगा, फिर आप इधर की तरफ मूव करना शुरू कीजिएगा। आपसे कोई पूछे कि आप मैक्सिमम इस दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है, और किस समय पर आपने यू टर्न मारा ये बताना है, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से घटने लगा होगा। यस, मतलब आपको क्या करना है, आपको जरा इस पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा आपको कि किस समय पर ये वर्टेक्स आया है, डिस्प्लेसमेंट देखिए यहां से डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते फिर यहां से डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो गया। अब पूछेगा कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इतना। तो आप बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, -b/2 है, -d कितना 4 है। डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट लगाएंगे, फिलहाल देखिए कैसे इस ग्राफ से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए इस इक्वेशन के लिए b बराबर कितना है, u इन है और a है, a की जगह पर क्या है 1/2 है ना। आप देखिए ध्यान से रखिए यहाँ पर, तो b की जगह आप रख रहे हो u और 2 इंटू a की जगह पर आप रख रहे हो कितना -1/2 इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला 1/2 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आंसर कितना है यहाँ से आया u/a। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, मतलब t इक्वल टू इतना पर पार्टिकल ने क्या किया होगा, अपना यू टर्न लिया होगा, पहला बात है ना। दूसरा बात, अब इसका कोऑर्डिनेट होता है -d/, और y कोऑर्डिनेट कितना होता है, y एक्सिस हाइट कितना होता है, इतना होता है। d कैसे निकलेगा, तो d निकलता है इसका, देखिए ध्यान से, b² - 4ac, c तो इसका है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फिलहाल इस इक्वेशन के लिए d कितना आने वाला, b² बोलो तो क्या u², तो यहाँ पर आने वाला है -u² डिवाइड बाई 4 इंटू a के नाम पे आप क्या रखिएगा 1/2, मतलब ये आ रहा है 2a। ठीक है, मतलब ये t का वैल्यू हो गया और ये s का वैल्यू हो गया, मतलब इतना समय पर आपको जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा
वो कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2a होगा। ठीक है, तो आप ग्राफ की हेल्प से आप इतना काम कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, इसलिए हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं ना, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा एपी कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसका भी यूज हम आपको दिखाएंगे फिजिक्स में कैसे इसका इस्तेमाल होगा। देखिए ध्यान से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मालूम है कि अगर कोई भी प्रोग्रेशन इस फॉर्म में है, देखिए तो मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ पर 14, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह चल रहा है। तो आप देखिए इसके हर एक टर्म में, ये सब क्या है, इसके टर्म्स है, तो हर एक टर्म में जो इसका गैप है +2 का है, +2 का है, +2 का है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉमन डिफरेंस। तो इसका जो डिफरेंस देख रहे हो क्या, हर जगह बराबर है। ठीक है, तो जब किसी भी इस तरह से सीरीज के अंदर में, ठीक है, इस तरह से किसी प्रोग्रेशन में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अगर बराबर होता है हर जगह का, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। अच्छा, आप बताइए, मतलब ये ए की फॉर्म में है ना, कॉमा ये वाला टर्म कैसा है, ये वाला टर्म है ए और साथ में उसमें +2, मतलब कुछ कॉमन डिफरेंस जिसको डी बुलाते हैं, वो डी ऐड हो गया है। अगला टर्म क्या होगा इसका, ए प्लस 2 बार डी ऐड हुआ होगा, a प्लस 3d हुआ होगा, एंड सो ऑन। लास्ट में जो nवा टर्म होगा वो उसमें क्या होता है बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है ना, पहला टर्म में 0d, दूसरा टर्म में 1d, तीसरा टर्म में 2d, चौथा टर्म में 3d, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे वो कम डी आ रहा है, बात सही है। तो अगर nवा टर्म बात किया तो उससे वो कम डी आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज आया ये क्या हुआ, ये कहलाता है nth टर्म ऑफ क्या, AP। ये क्या चीज है, nth टर्म, कौन, ये वाला चीज। आप कह सकते हैं nth टर्म ऑफ क्या है ये, AP। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आप लोगों को पूछे कि मान लीजिए आपके पास एक AP है 5, 10, 15, 20, इस तरह से एंड सो ऑन। कहता है बताइए इसका 50वां टर्म कितना आएगा। ठीक है, तो आप जो सीक्वेंस देख रहे हैं ये सीक्वेंस कैसी है, एपी में है ना, कैसे कैसे सीक्वेंस एपी में है, देखिए तो सब में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो इस निश्चित ही जिस सीक्वेंस में ऐसा हो कि सबका कॉमन डिफरेंस कितना हो, 5, एकदम कांस्टेंट हो हर जगह, तो हम कहते हैं क्या चीज कि ये सीक्वेंस किसमें है, एपी में है। अंडरस्टैंडिंग। तो बताइए इसका जो nth टर्म होगा वो कितना होगा, an कितना होगा, a और 50वां टर्म पूछा है ना, तो 50वां टर्म कैसे निकलेगा, तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 5 का है, और ये कितना है इसका 5। तो ये क्या आ जाएगा आपसे, यहाँ से n टर्म आ जाएगा, कितना हो ये 49 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 49 इंटू 5। तो 49 को 5 यहाँ पर है, ये को 5 यहाँ पर है, 50 को 5 हो गए, मतलब 250। इसका 200, इसका जो 50वां टर्म होगा कितना होगा 250। यस और नो, इस तरह से आप एपी के टर्म्स निकाल सकते हैं। उसी तरह से बताइए कि अगर ये सीरीज की फॉर्म में दिया, मतलब उसमें प्लस प्लस साइन लगा दिए, प्लस साइन लगने के बाद ये क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको, ऐड कर दिए, मतलब सीक्वेंस के टर्म के बीच में अगर प्लस प्लस साइन लगा दो क्या बन जाएगा, वो सीरीज बन जाएगा। तो क्या है कि इस सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम है कि एपी जो सीरीज होगा उसके सम का फॉर्मूला होगा nth टर्म तक का, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। ठीक है, ये बस रिवीजन चल रहा है आपका। तो ऐसे सम का फॉर्मूला क्या होगा, कितना भैया, ये फॉर्मूला होता है बेसिक। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है Sn इक्वल टू कितना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, ये सेम टू सेम फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म को आप क्या लिखोगे, लास्ट टर्म को आप लिखते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना मिलकर 2a बन जाता है। इस पूरे का क्या लिख सकते हो आप, लास्ट टर्म। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है तो उससे भी आप क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हैं। यस, तो ये आपके सम का फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे कोई कहे कि ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं, कह रहा है इसका जब आप सीरीज बना दोगे, सीरीज कैसे बनाओगे, इसमें प्लस लगा करके इस तरह से ऑन। तो कहता है बताइए ऐसे ऐसे 50 टर्म तक को जोड़ेंगे, कितना, अप टू 50 टर्म तक को जोड़ रहे हैं आप, तो कितना प्राप्त होगा।
तो आपको जो एस एन प्राप्त होगा आप सोच के देखिए, यहाँ पर तो लास्ट टर्म आपको नहीं मालूम है, वैसे आप निकाल चुके हैं, लेकिन मान लीजिए अगर ये नहीं निकाले हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप करेंगे 50 टर्म बोला है ना, तो n बराबर 50/2 इंटू 2 इंटू ए बोलो तो कितना 5 प्लस n-1, n कितना है इसका 50, n है 50 -1 और d कितना है, संयोग से वो भी 5 ही है। ठीक है, आप देखिए कितना आ रहा है, ये 25 इंटू आ रहा है, यहाँ देखिए 2 इंटू 5 है, ये 49 इंटू 5 है, 49 को 5 यहाँ पर, 2 को 5 यहाँ पर, 51 को 5 हो गया है ना, हाँ तो ये आ गया कितना 25 इंटू 51 इंटू क्या 5। आप इसे गुणाकार कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लिया आपको लास्ट टर्म पता होता है इसका, देख रहे हैं ना आपको क्या है, लास्ट टर्म मालूम चल गया था, ऐसे का फॉर्मूला होता है n/2 मतलब कितना 50/2, फर्स्ट टर्म कितना है 50, 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 250, ऐड कर दो तो 25 इंटू कितना आ जाएगा ये 255। असल में ये भी क्या है 255 इंटू 25, ये भी क्या है 255 इंटू 25। तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो तब, चाहे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो तब, आपको सेम टू सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एपी के, अगर एपी जनरेट हो रहा है फिजिक्स से किसी सवाल को सॉल्व करते समय, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस पर एपी के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज एक होता है जीपी, कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका भी कभी कभी यूज जब 12th क्लास में जाएंगे और जब पोटेंशियल वाला सेक्शन पढ़ेंगे आप, है ना, तो उसमें कभी कभी आपको जीपी के सीरीज का सम दिखाई देता है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उसके भी सम का फॉर्मूला भी यूज हो पाता है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम आपको जीपी का कंसेप्ट दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या चीज होता है, कहता है कि कोई भी सीक्वेंस को, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तब कहा जाता है, सुनिएगा ध्यान से, एक एग्जांपल लिख रहे हैं, इससे समझाएंगे आपको। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 3, 6, 12, 24, 48, देख रहे हैं, ये एक ऐसा सीक्वेंस, ये सीरीज नहीं है, ये सीक्वेंस है। सीरीज कब होगा, जब ऐड लगाओगे आप इसमें। इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, और ऐसा ही चलता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहला टर्म तो इसका 3 है, दूसरा टर्म में आपने इसको 3 इंटू 2 कर दिया, मतलब इसमें 2 से गुना करने पर ये वाला प्राप्त हुआ है। यस, उसी तरह से इसमें भी 2 से गुना करने पर आपको ये वाला प्राप्त हुआ है, बिल्कुल एपी की तरह। यहां देखिए, एपी में क्या था, अगर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह चलता जा रहा है। देखिए, इसमें +3 करने पर इतना प्राप्त हुआ है, फिर इसमें +3 करने पर इतना प्राप्त हुआ है, इसे +3 करने पर इतना प्राप्त हुआ है ना। तो दिस कितना जोड़ा गया है, इसको कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉमन डिफरेंस बोलते थे। और निकलता कैसे था, तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, जैसे क्या निकलता था, यस, सीडी कैसे निकलता था कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस। ठीक है, उसी तरह से यहां देखो, आप जरा देखना, जरा यहां पर नेक्स्ट टर्म बटा प्रीवियस टर्म करो तो कितना है 2। उधर से नेक्स्ट टर्म बटा प्रीवियस टर्म, मतलब 12/100 कितना है 2, है ना। तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करने पर जो चीज आता है उसको कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म बटा प्रीवियस टर्म करने से जो आता है इसको कहते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉमन क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो सारे टर्म के जो रेशियोज है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, है ना। तो कह रहा है कि वैसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो निकाला जाए। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, अगला टर्म माइनस डिवाइड बाय पिछला टर्म, अगला टर्म डिवाइड बाय पिछला टर्म। अगर ये रेशियो बराबर है हर जगह, मतलब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है और सब जा रहा है आगे ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन, तो ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहलाता है ना। इसमें क्या होगा, टर्म में आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको अगला टर्म मिलता जाएगा। टर्म में अगर कुछ जोड़ते जाओ या घटाते जाओ तो आपको क्या मिलता है, एपी मिलता है। उसी तरह से टर्म में अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते चले जाओ तो आपको क्या मिलता है, जीपी मिलता है। समझ आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है इसके टर्म डबल होते जा रहे हैं, तो हम कहेंगे क्या चाहिए, ये जीपी में। उसी तरह से आप सोचो, अगर मान लो 3 है, 9 है, 27 है, इस तरह से, ठीक है, इसके बाद आप उसको 3 से गुणा कर दो 81 है, इसके बाद 243 है, इस तरह एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो हो क्या रहा है, लग रहा है इसमें किसी ने 3 से गुणा कर दिया हो, इसमें किसी ने 3 से गुणा कर दिया हो, इसमें किसी ने 3 से गुणा कर दिया हो, इसमें किसी ने
3 से गुना कर दिया हो, हर जगह 3 का मल्टीपल होते चला जा रहा है। यस, तो अगर आप उसका कॉमन रेशियो निकालिएगा तो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, अगला टर्म डिवाइड बाई पिछला टर्म, तो 3 आएगा, अगला टर्म डिवाइड बाई पिछला टर्म कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, हर जगह क्या है, ये रेशियो सेम है। तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस है किसमें है, जीपी में, ठीक है। और यहां पर ये जो 3 क्या कहलाता है, 3 कहलाता है क्या चीज, कॉमन रेशियो, कितना से मल्टीप्लाई होते जा रहा है वो क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो कहलाता है। समझ में आया? चलिए उसी तरह से मान लीजिए हम यहां पर एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, देखिएगा, मान लीजिए हम 1/2 है, अगला टर्म आ गया इसका 1/4, उसका अगला टर्म आ गया 1/8, 1/16, 1/32 एंड सो ऑन, दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है किसी ने इस पहले वाले टर्म में किससे गुना कर दिया हो, 1/2 से, फिर इसमें किससे गुना कर दिया हो, 1/2 से, इसमें किसने गुना कर दिया हो, किससे, 1/2 से, है ना। तो ये 1/2 क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, तो अगला टर्म डिवाइड बाई पिछला टर्म, अगला टर्म कितना है 1/4 डिवाइड बाई पिछला टर्म कितना है 1/2, करोगे कितना आएगा 1/2 है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉमन रेशियो। समझ में आ गया? और हर जगह ये रेशियो क्या है, बराबर है, इसलिए सीक्वेंस क्या है, जीपी में है। आप सुनना ध्यान से, यहां कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, और कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, इसका मतलब इस टर्म को कम करते जा रहा है और छोटे होते जा रहे होंगे। अगर आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो तो चीजें बड़ी होती जाएंगी, बात सही है। छोटे नंबर से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ तो चीजें क्या होती जाएंगी, डिक्रीज करते जाएंगे। ऐसे जीपी को दुनिया वाले कहते हैं डिक्रीजिंग जीपी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग जीपी क्यों, मतलब इसके टर्म के वैल्यूज क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। उसी तरह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी मतलब कैसे का पहचान क्या है, उसका जो कॉमन रेशियो होगा डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा, तो नंबर्स को बड़ा करता जाएगा। डिक्रीजिंग जीपी मतलब उसका जो टर्म है तो वो छोटा होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग जीपी कहलाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब हम लोग बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी पर। किस पर, जनरल टर्म ऑफ जीपी पर बात हो जाती है। देखिए कैसे, जनरल टर्म का मतलब वही nth टर्म, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये सीक्वेंस को दोबारा हम यहां लिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है यहां पर पहला टर्म a होगा, 6 को आप लिख सकते हैं भैया 3 × 2, एक बार इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो गया, a में एक बार कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दिए तो अगला टर्म निकल गया, यस और नो। उसी तरह से 3 × इसमें 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 कर दो, मतलब एक बार और 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाला निकल गया। देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस टर्म में कॉमन रेशियो से गुना किया तो ये टर्म आ गया, उसी तरह से इस टर्म में कॉमन रेशियो से गुना कर देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा, यस और नो, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने फर्स्ट टर्म तो यहां लिखा हुआ है, दूसरा टर्म कैसे प्राप्त हुआ है, तो लग रहा है किसी ने फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से गुना कर दिया है। यस, इसको देख क्या लग रहा है, किसी ने फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो के स्क्वायर से गुना कर दिया, किसी ने फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो क्यूब से गुना कर दिया, सो ऑन। तो क्या आ गया, ये आपका पहला टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, ये आपका तीसरा टर्म, ये आपका चौथा टर्म। दिखाई दे रहा है आपको, पहला टर्म में एक भी आर नहीं है, दूसरा टर्म में एक आर है, तीसरा टर्म में 2 आर है, चौथा टर्म में 3 आर है, मतलब जैवा टर्म है उससे वो कम आर है। मतलब आपसे कोई पूछे कि nth टर्म में क्या होगा तो आप कहेंगे सर a × r⁻n−1। देखिए चौथा टर्म में 4 रखिए तो 4 बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, a × r⁻3 हो जाएगा, a4 = राइट और रॉन्ग। तो इस तरह से आप जनरल टर्म पता लगा लेंगे चीज, a⁻r⁻n−1 होगा, a × r⁻n−1 होगा। तो इसका क्या यूज क्या है, इसका यूज इस तरह से होगा, मान लिया आपसे इसी एग्जांपल में पूछ देते हैं, 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन से जा रहा है, कोई आपसे कहे इसका 10वां टर्म कितना होगा, a10 कितना होगा, ठीक है। 10वां टर्म होगा चीज, फर्स्ट टर्म तो इसका 3 है, और 10वां टर्म में r जो है वो 9 बार मल्टीप्लाई हो चुका होगा, मतलब 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9, है ना। 2 टू द पावर 9 आपको करने आना चाहिए, ये डेफिनेटली होगा 512, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 3, कितना आ रहा है ये, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3, 3 5 15, कितना आ गया ये 1536। अच्छा, इसका 10वां टर्म जो होगा वो 1536 होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, किसका,
इस फॉर्मूला का। इससे क्या निकाल सकते हैं आप, nth टर्म ऑफ जीपी निकाल सकते हैं, nवां टर्म पता लगा सकते हैं। ठीक, उसी तरह से जिस तरह से एपी में क्या था, सम का फॉर्मूला था ना, उसी तरह से जीपी में भी सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसमें जो एसएन nth टर्म तक का जो सम होता है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, या फिर आप इसको पलट भी सकते हो, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा r टू द पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर। दोनों सेम टू सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये याद कर लो तब, या फिर ये वाला याद कर लो तब। ठीक है, आपसे कोई कहे कि 10 टर्म तक का सम बताओ कितना होगा, तो 10 टर्म तक का सम, अच्छा मतलब इस सीरीज को अगर आप ऐड करो, इस सीरीज का वैल्यू निकाला जाए कितना होगा, तो सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, 10 टर्म तक का ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड होगा बताइए, तो a कितना है 3 इंटू r टू द पावर n, मतलब r टू द पावर मतलब 2 टू द पावर कितना 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, कॉमन रेशियो कितना है इसका 2 ही है ना, यस। तो आप बताइए एसएन का फॉर्मूला कितना निकलेगा, ये है 1024 माइनस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 1023 इंटू 3 और डिवाइड बाई 1, ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 0 और 3, अच्छा 300 कितना आएगा 69, है ना। मतलब आप इसके 10 टर्म तक को ऐड करोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, कोई आपसे कहे कि बताओ अगर ये चलते चलते इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, कितने टर्म हो उसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, तो आप सोच के देखो, तो जैसे जैसे टर्म बढ़ते जा रहा है इसका वैल्यू टर्म का बढ़ता जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा हो चुका होगा, वो भी इन्फिनिटी हो चुका होगा, है ना। तो सम का आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी कि अगर इंक्रीज करता हुआ जीपी है, तो आपसे कहे कि इन्फिनिटी तक को जोड़ो तो कितना आंसर आएगा, इन्फिनिटी। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपका जीपी डिक्रीजिंग नेचर का है, इसके वैल्यू क्या होता है, घटते जा रहे हैं, तो आप इनफाइनाइट तक जाओगे तब तक घटते 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 वैल्यू बहुत छोटा हो चुका होगा, बहुत जीरो भी हो चुका होगा, है ना, घटते जा रहा है ना। डिक्रीजिंग जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होने के कारण क्या होता है, ये डिक्रीज करते करते जीरो हो जाता है। इसको जब जोड़ोगे तो ये इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, क्योंकि ये घट ही रहा है, घटते घटते जीरो हो रहा है, इन्फिनिटी तो हो नहीं रहा है कि सम करने पर इन्फिनिटी आएगा, ये घटते घटते जीरो हो रहा है अल्टीमेटली, तो कह रहा है जोड़ने पर कितना आएगा, है ना। तो उसी तरह से ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये तो एग्जांपल था आपका, अगर आपको इन्फिनिटी टर्म तक का सम का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो फॉर्मूला यूज किया जाता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये 1 माइनस आर हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर ये इन्फिनिटी तक का सम वाला फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब डिक्रीजिंग जीपी होगा। इंक्रीजिंग जीपी में आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो ये है किसके लिए फॉर्मूला, फॉर डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग जीपी में अगर इन्फिनिटी तक का सम पूछ दे आपसे, इंक्रीजिंग जीपी में कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि इंक्रीजिंग जीपी अगर होगा तो इन्फिनिटी तक का सम पूछेंगे तो बच्चा बता देगा आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन डिक्रीजिंग जीपी में आपसे दो तरह से सम पूछे जा सकते हैं, एक तो पूछेगा 10वां टर्म तक का सम, तो वो तो आपको करना इस वाले फॉर्मूला से आ जाएगा, ये दोनों में लागू होगा। लेकिन अगर इसमें इन्फिनिटी टर्म तक का सम भी पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि वैसे भी इन्फिनिटी टर्म तक जाने आपको आंसर इन्फिनिटी थोड़ी मिलेगा, क्योंकि ये तो घटते जा रहा है, घटते घटते अल्टीमेटली जीरो ही प्राप्त होगा, है ना। तो ये आपको जोड़ने के लिए कह सकता है, और उस केस में आंसर इन्फिनिटी नहीं होगा। वो कैसे निकलेगा, वो इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, निश्चित ही डिक्रीजिंग जीपी में, और डिक्रीजिंग जीपी जब होगा तो डेफिनेटली आर जो होगा 1 से छोटा ही होगा, तो 1 माइनस आर करोगे, है ना। तो आपसे कोई क्या है कि बताओ इसमें इनफाइनाइट टर्म तक को जोड़ो तो कितना आएगा इस जीपी के लिए, इस जीपी के लिए, ठीक है। क्या एग्जांपल हो सकता है, देखिए तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इस तरह चलता जा रहा है। कह रहा है इनफाइनाइट टर्म तक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका a है 1/2, फर्स्ट टर्म कितना है 1/2 है, इसका कॉमन रेशियो कितना है r, 1/2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो कॉमन रेशियो कितना है 1/2, ठीक। तो आप इसको इन्फिनिटी टर्म, इनफाइनाइट टर्म तक को जोड़ोगे तो एस बराबर एस इन्फिनिटी बराबर क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस 1/2, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर में, ये आंसर में आ रहा है 1,
अच्छा, इनफाइनाइट टर्म तक को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। देखो ध्यान से, ये 1/2 मतलब 0.5, ये 0.25, 0.75 आ गया। अब ये 0.75 और प्लस 1/8 मतलब और कम हो गया, ठीक है, 0.125 हो गया। तो अब इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 875, 0.875, यहाँ तक जोड़ने से 875 आ रहा है। इस तरह सोन चलता जाएगा और बढ़ते 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 वो कहाँ तक पहुंच जाएगा? 1 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका सम कितना आ गया? 1, ठीक है। सुनिए ध्यान से, समराइज कर रहे हैं आपके लिए हम। जीपी क्या होता है? अगर मान लीजिए एक टर्म में खुद से गुना होकर अगला टर्म मिला, फिर इसमें उतना ही से गुना होकर अगला टर्म, फिर इसमें उतना ही से गुना होकर अगला टर्म, ऐसा है, गुना होते जा रहा है, डबल होते जा रहा है, ट्रिपल होते जा रहा है, 4 टाइम्स होते जा रहा है, 1/2 होते जा रहा है, इस तरह से, जिसका कॉमन रेशियो क्या होता हो? फिक्स होता हो, ठीक। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो हम उसको एपी कहते हैं, कॉमन रेशियो कांस्टेंट है तो उसको कहते हैं जीपी कहते हैं। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या होगा? जिस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता था अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, उस तरह से कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होगा अगला टर्म डिवाइड बाई पिछला टर्म। अगर ये रेशियो 1 से बड़ा है इसका मतलब डेफिनेटली ये इंक्रीजिंग जीपी होगा, क्योंकि वैल्यू क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। यस, अच्छा, अगर ये यहां देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर इसमें क्या हो रहा है? 1/2 से मल्टीप्लाई होता है, देखिए चीजें छोटी होती जा रही हैं। ऐसे जीपी को क्या कहते हैं हम लोग? डिक्रीजिंग जीपी कहते हैं। और इसका कॉमन रेशियो जो होता है वो क्या होता है? 1 से छोटा होता है, ठीक है। दो तरह के जीपी, इंक्रीजिंग जीपी और डिक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी का सीआर कॉमन रेशियो बड़ा होगा 1 से, डिक्रीजिंग जीपी का 1 से छोटा होगा। अंडरस्टैंडिंग? अब आता है जनरल टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म कैसे निकालेंगे? तो आप सोच के देखो, इसको हम यहाँ लिखे हमने 3 into 2 3 into 2 स्क्वायर 3 into 2 and so on। इसकी सूरत कैसे लग रही है? लग रहा है कि कोई फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है। इसका सूरत कैसा लग रहा है? लग रहा है कि फर्स्ट टर्म में किसी ने कॉमन रेशियो से गुना कर दिया है एक बार। इसका सूरत कैसा लग रहा है? फर्स्ट टर्म में किसी ने कॉमन रेशियो से 2 बार गुना कर दिया है, AR स्क्वायर जैसा है। इसका मुंह AR क्यूब जैसा मिल रहा है ना। इसके अगले वाले का मुंह किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? AR⁴ से मिलेगा। तो देखिए, तो पहला टर्म में एक भी आर नहीं है, दूसरा टर्म में 1 आर है, तीसरा टर्म में 2 आर है, चौथा टर्म में 3 आर है। मतलब जैवा टर्म है उससे एक कम आर है। बात सही है? तो अगर आपसे nवां टर्म पूछा जाता है A × r⁻n−1 लिखोगे आप, राइट। अब इस सीक्वेंस में आपसे, इस सीक्वेंस में प्लस नहीं लगा हुआ जब, तो सीक्वेंस होगा। आपसे पूछा 10वां टर्म कितना होगा इसका, तो आप बताइए 10वां टर्म कैसे निकलेगा? तो A10 बराबर होगा फर्स्ट टर्म, यस, इंटू r⁻n−1। 10 के बदला में आप क्या रख दिए? 9 रख दिए। कितना आया? ये 1536। अंडरस्टैंडिंग? इससे आप क्या निकाल सकते हैं? nth टर्म। उधर से आपसे इसमें nth टर्म पूछा तो क्या करिएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए? तो आप लिखिएगा फर्स्ट टर्म सर 1/2 है, इंटू कॉमन रेशियो भी संयोग से 1/2 है, डिवाइड बाई 10वां टर्म पूछा है तो डिवाइड भी कितना आएगा? 9। इस तरह से, है ना। ये आंसर आ जाएगा 1/1024। अच्छा, इसका 10वां टर्म A10 कितना आएगा? इतना। उसी तरह से nth टर्म के बाद हम सम पर विचार करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = A × r⁻n−1 डिवाइड बाई r−1, और उसको पलट के लिखोगे तो ऐसा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि भैया इस वाले सीक्वेंस में अगर प्लस प्लस लगा दे तो ये सीरीज बन जाएगा, कहेगा सम ऑफ सीरीज कितना होगा? मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का सम कितना होगा? क्या टर्म? 10 टर्म का पूछ दिया आपसे, तो S10 कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो r, n मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म, 10 टर्म तक निकालना है, -1 डिवाइड बाई 2 -1, r−1 कर दिया। कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 369 आ गया, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी इसमें ऐसा करता है कि इन जैसे ये जीपी है तो आपके 10 टर्म तक का सम पूछा है, आपसे कभी कभी इन्फिनिटी टर्म तक का सम पूछता है। तो अगर ये इंक्रीजिंग जीपी है, सोच के देखो, तो वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट टर्म तक पहुंचते पहुंचते ये जो वैल्यू होगा वो भी बहुत बड़ा हो चुका होगा, और आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऐड करोगे तो पूरा सीरीज का सम कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग जीपी हो, अगर जीपी क्या हो? यस, डिक्रीजिंग जीपी हो, उस केस में क्या होगा? वैल्यू छोटे होते जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट तक पहुंचते पहुंचते वो 0 हो चुका होगा। मतलब इसमें कोई भी टर्म इन्फिनिटी तो है नहीं, तो आपको ऐड करने के लिए पूछ सकता है, इसका आंसर भी इन्फिनिटी नहीं होगा। तो अगर डिक्रीजिंग जीपी हो तो इनफाइनाइट टर्म तक का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा। ये फॉर्मूला सब में लागू होगा, इंक्रीजिंग जीपी में लागू होगा, डिक्रीजिंग में भी लागू होगा, ठीक है। कहां तक? nth टर्म तक। लेकिन इनफाइनाइट टर्म तक का बात कर रहा होता निश्चित ही वो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग जीपी में बात कर रहा होगा। इंक्रीजिंग जीपी में आपसे कभी भी इन्फिनिटी टर्म का सम नहीं पूछेगा।
तो ये अगर डिक्रीजिंग जीपी के लिए पूछा जाए तो इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। बताइए ये आपका डिक्रीजिंग जीपी है, तो सीरीज बना दिया 1/2 1/4 1/8 1/16। कहता है इनफाइनाइट टर्म तक को जोड़ते चले जाओ तो कितना आएगा, तो इसका ए है 1/2 आर है 1/2, तो फॉर्मूला में डाल दिया, क्या निकल गया, इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकल गया। आपसे 10 टर्म तक का सम पूछता तो क्या करते हैं, इसमें 10 ही टर्म तक का जोड़ने के लिए कहते हैं तो क्या करते हैं, तो S10 लिखते हैं और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 1/2 का पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जो भी आपका 1/2 माइनस 1 r माइनस 1। ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव दोनों को उलट दो तो आपको ये भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, तो 10 टर्म तक का क्या निकल जाता, सम निकल जाता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सवाल उठता है कि फिजिक्स में इसका कहाँ इस्तेमाल आ सकता है। सुनिएगा ध्यान से, जब आप 12th क्लास में जाएंगे आप इसको एक बार नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं, सुनना ध्यान से। 12th क्लास में जब जाओगे तो आप पढ़ोगे पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ोगे, ध्यान से देखना। वो फॉर्मूला होगा उस तरह से कि अगर यहां पर Q चार्ज है तो इससे R दूरी पर जो पोटेंशियल होता है ना, V इज इक्वल टू, ठीक है, R दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ डिवाइड बाई ये कितना दूर पर है वो डिस्टेंस R। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि यहां पर ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन, और कह रहा है कि x इक्वल टू 2 पर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का। ठीक है, उसी तरह से यहां पर फिर से x इक्वल टू 4 पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया, फिर x इक्वल टू 8 पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया, x इक्वल टू 16 पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया। ठीक है, तो आप बताइए इस 1 कूलम के कारण 2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या लिखेगा यहाँ पर, तो यहाँ का पोटेंशियल लिखा जाएगा इस चार्ज के कारण लिखा जाएगा K, Q तो 1 कूलम है डिवाइड बाई ये डिस्टेंस आप रखोगे, कितना डिस्टेंस है 2, प्लस इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना आएगा वहां पर, तो इस वाले चार्ज के कारण फिर से K इंटू Q 1 कूलम है डिवाइड बाई क्या 4, डिस्टेंस कितना है ये 4 है ना, तो यहाँ पोटेंशियल क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है बात, यस और नो, इतना, प्लस इस वाले चार्ज के कारण वहां पोटेंशियल होगा उतना दूर पर, कैसे लिखोगे, तो K फॉर्मूला होता है Q कितना है 1 कूलम डिवाइड बाई कितना दूरी है तो 8 एंड सो ऑन, और कह रहा है ऐसे इन्फिनिटी चार्ज रखे, बहुत सारे चार्ज रखे हैं पोटेंशियल बताने। तो आप देखो तो ध्यान से, इसमें से K कॉमन होते हैं, आप क्या दिखा देगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा एंड सो ऑन। तो पोटेंशियल के फॉर्मूला में आप बताओ जीपी का सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस। तो ऐसे ऐसे सवालों को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीपी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, है ना। और आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम और एक्सपोनेंट पर। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए जीआरसी की वीडियोस। धन्यवाद।